Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अक्टूबर 2020 को गाजियाबाद के मोदी नगर में एक नए साइरोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और इसे कमीशन किया है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने। ये यूपी का सबसे बड़ा प्लांट है और इससे यूपी के जो अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। तो एट प्रेजेंट ये यूपी के 200 प्लस अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, जिससे जो कोविड-19 के क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इससे जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का गैप है उसे भी कम किया जाएगा। और ये एक अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट है और ये पर डे प्रोड्यूस कर सकता है 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किसने जन आंदोलन कैंपेन शुरू किया है फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 8 अक्टूबर 2020 को एक ट्वीट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू किया है और इसमें उन्होंने हैशटैग यूज़ किया है यूनाइट टू फाइट कोरोना। ये कैंपेन को लॉन्च करने का मकसद यही था कि लोगों को एक साथ लाके कोरोना से लड़ सके, यानी कि यूनाइट करके कोरोना के साथ लड़ सके। इसमें उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं, इसके साथ साथ वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स वगैरह है वो फॉलो करें और 2 गज की दूरी मेंटेन रखें। अगर ये चारों चीज़ हम करेंगे तो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, कितने प्रतिशत तक स्टेक के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5,512 करोड़ रुपए निवेश करेगी इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 1.2% स्टेक के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी निवेश करेगी 5,512 करोड़ रुपए इन RRVL। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक होल्डली ओन सब्सिडियरी एक 1.2% स्टेक के लिए निवेश करेगी 5,512.5 करोड़ रुपए इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। और इस इन्वेस्टमेंट से पहले जो उनकी प्री मनी वैल्यू है वो रहेगी एट 4.3 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि ADIA के इन्वेस्टमेंट के पहले रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जो वैल्यू है वो है 4.3 लाख करोड़ रुपीज़। और इससे पहले रिलायंस रिटेल ने 37,710 करोड़ रुपए अलग अलग इन्वेस्टमेंट से पाए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है US की KKR कंपनी, प्राइवेट इक्विटी जायंट जनरल अटलांटिक, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फर्म सिल्वर लेक, सॉवरेन वेल्थ फंड मुबादाला, GIC एंड TPG। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रिलायंस रिटेल के स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहे हैं। GIC ने 1.22% स्टेक के लिए निवेश किया है 5,512.5 करोड़ रुपए। TPG ने 0.41% स्टेक के लिए निवेश किए हैं 1,837.50 करोड़ रुपीज़। मुबादाला ने निवेश किए हैं 6,247.5 करोड़ रुपीज़ फॉर 1.4% स्टेक। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने निवेश किए हैं 7,500 करोड़ रुपए फॉर 1.75% स्टेक। KKR कंपनी ने निवेश किए हैं 5,550 करोड़ रुपए फॉर 1.28% स्टेक। जनरल अटलांटिक ने निवेश किए हैं 3,675 करोड़ रुपए फॉर 0.84% स्टेक। और सिल्वर लेक ने निवेश किए हैं 1,875 करोड़ रुपीज़ फॉर 0.38% स्टेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल,
वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई -9.6% पे आंका है उन्होंने भारत की जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया कि भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 9.6% इन फाइनेंशियल ईयर 21। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 22 में भारत की जो ग्रोथ है वो रहेगी अराउंड 5.4%, बिकॉज 2022 तक कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सब लिफ्ट कर लिए जाएंगे। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बाकी सब एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए। तो मूडीज ने आंका है एट -11.5%, NCAER ने आंका है एट -12.6%, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है एट -11.8%, इकरा ने आंका है एट -11%, फिच ने आंका है एट -10.5%, SP ने आंका है एट -9%, के रेटिंग्स ने आंका है एट -8%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में PM स्वनिधि पोर्टल और किस बैंक के ई मुद्रा पोर्टल के बीच इंटीग्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई मुद्रा पोर्टल और PM स्वनिधि पोर्टल का हाल ही में इंटीग्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंटीग्रेट करेगी द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API बिटवीन स्वनिधि पोर्टल एंड वेरियस बैंक्स, जिसके तहत जो ये लोन सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट का प्रोसेस है अंडर द मोदी गवर्नमेंट वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा और इससे जो हमारे नैनो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि PM स्वनिधि क्या है। ये जो स्कीम है ये लॉन्च किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। इससे उन्हें 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल का लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा और इन जो वो रिपे करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। और इसके साथ साथ उन्हें 7% की सब्सिडी मिलेगी अगर वो टाइमली या समय से पहले रीपेमेंट कर देते हैं अपने लोन का। और इसके साथ उन्हें 1200 रुपये पर एनम कैशबैक भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B, J वेंकट रामू को चुना गया है एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसके अलावा प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया था एज द न्यू UPSC चेयरमैन। चरणजीत अत्रा को हाल ही में चुना गया है एज द न्यू CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दिनेश कुमार खरा को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये कैबिनेट पैनल ने 7 अक्टूबर को चुना है J वेंकट रामू को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। वेंकट रामू को 22 वर्ष का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सर्विसेज में, जैसे कि पेमेंट्स, मोबाइल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ उन्होंने मैनेज किया है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स और वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज द चीफ डिजिटल ऑफिसर एट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बाकी बैंक्स के CEO कौन कौन हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO का नाम है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के CEO का नाम है अतनु कुमार दास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं पल्लव महापात्रो। इंडियन बैंक के CEO का नाम है पद्मजा चुंदुरु। यूको बैंक के CEO का नाम है अतुल कुमार गोयल एंड IOB के CEO हैं पार्थो प्रतिम सेनगुप्ता। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज D, M राजेश्वर राव को चुना गया है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं डिटेल्स।
हमारी केंद्रीय सरकार ने 7 अक्टूबर को अपॉइंट किया है एम राजेश्वर राव को एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो करंटली सर्व कर रहे हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आरबीआई। और इसके साथ साथ वो सक्सीड करेंगे एनएस विश्वनाथन को एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। चलिए आरबीआई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आरबीआई के करंट गवर्नर का नाम है शक्तिकांता दास, और आरबीआई के बाकी 3 डेप्यूटी गवर्नर्स का नाम है बीपी काननगो, महेश कुमार जैन एंड एमडी पात्रू। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, उस अमेरिकी कवि का नाम बताइए जिसे साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। लुइस ग्लुक को मिला है 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अमेरिकन पोएट लुइस ग्लुक को उनकी पोइटिक आवाज़ के लिए, और उसके साथ साथ जो उनकी ऑस्टियर ब्यूटी है वो एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को यूनिवर्सल बनाती है। और इस प्राइज़ की घोषणा की गई थी 8 अक्टूबर को इन स्टॉकहोम बाय मैट्स माम, जो कि है परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्वीडिश अकेडमी। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं हाल ही में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। तो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2020 के विजेता हैं हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। इन्हें दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। 2020 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के विजेता हैं रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजिल एंड एंड्रिया गेजा। इन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च की थी, उसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसके अलावा नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के विजेता हैं इमैनुएल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डाउडना, बिकॉज ये लेके आए थे एक जीनोम एडिटिंग मेथड। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे, और करेंटली हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हर वर्ष 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, और इस साल यानी कि वर्ष 2020 में इंडियन एयरफोर्स मना रही है अपनी 88th एनिवर्सरी। इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1932, और इस ओकेजन पे जो एयरफोर्स डे परेड कम इन्वेस्टिचर सेरेमनी है जो कि हेल्ड हुई है एट द एयरफोर्स स्टेशन हिंदान, जो कि है गाजियाबाद में नियर दिल्ली। इसमें स्किंटिलेटिंग एयर डिस्प्ले हुआ है बाय वेरियस एयरक्राफ्ट्स। तो चलिए बाकी डिफेंस रिलेटेड डेज के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन नेवी डे हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इंडियन आर्मी डे हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।